हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल S2G एकेडमी में। दोस्तों, आज हमारी नंबर सिस्टम की क्लास नंबर 4 है। इससे पहले हमारी नंबर सिस्टम की क्लास 3 हो चुकी हैं। तीसरी क्लास में जो सबसे लास्ट में मैंने क्वेश्चन कराया था, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या अभाज्य है, वो कल क्वेश्चन गलत हो गया था। वो क्वेश्चन सही कैसा होगा आज इस वीडियो के एंड में मैं बताने वाला हूं। उस क्वेश्चन को हम सबसे एंड में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास नंबर 4 में हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का वर्गीकरण। तुमने आज तक जितनी भी संख्याएं पढ़ी होंगी ना, आज हम सबको डिस्कस करने वाले हैं। जैसा आपने पढ़ा होगा सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, धनात्मक पूर्णांक, शून्य, ऋणात्मक पूर्णांक, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, इंटीजर, डेसिमल, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, संपूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण घन्य संख्या, मूलभूत अंक, व्युत्पन्न संख्याएं, सह अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर जिसे हम हिंदी में बोलते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या, हिंदू अरेबिक नंबर। आज हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं। जितने भी नंबर आपने अभी तक सुने हैं उनको आज हम 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, हम ये नंबर डिस्कस करें इससे पहले हमें क्वेश्चन देख लेना बहुत जरूरी है। रुक जाओ, पेपर ले लो। जैसे मान लो उसने हमें कोई संख्या लिख के दे दी, उसने हमें संख्या लिख के दे दी जी 1 2 3 5 6 7 8 9। उसने हमसे पूछ लिया कि हमें यहां पे तो 6 का स्थानीय मान बताओ, और उसने पूछ लिया 6 का जातीय मान बताओ। स्थानीय मान को इंग्लिश से बोलते हैं प्लेस वैल्यू, और ये जातीय मान को इंग्लिश से बोलते हैं फेस वैल्यू। ठीक है, देखो हमें स्थानीय मान निकालना। हम स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करते हैं, हमें 6 का स्थानीय मान पूछा। ठीक है, 6 कहां है, ये रहा। 6 को ऐसे कैसे लिख दो, गुणा का साइन लगा दो बीच में। ठीक है, अब गिनती गिननी शुरू करो। जैसे बचपन में गिनते थे ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। गिनती गिनो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 6 कहां रहा, 1000 पे, तो 1000 लिख दो। 6 की गुणा 1000 में कर दो, कितना आ गया 6000। दैट मीन्स 6 का स्थानीय मान कितना हो गया 6000। और तुमसे पूछ लेता 7 का स्थानीय मान बताओ। गिन लो, सबसे पहले 7 को लिखो, गुणा का साइन लगाओ, गिनती गिननी शुरू करो। इकाई, दहाई, सैकड़ा। 7 कहां रहा, सैकड़े पे। सैकड़ा मीन्स 100। 100 की गुणा कर दो, कितना आ गया 700। 7 का स्थानीय मान क्या है यहां 700। और उन्होंने तुमसे पूछा 6 का जातीय मान, तो जातीय मान कभी भी चेंज नहीं होता। किसका जातीय मान पूछा, 6 का, तो 6 का जातीय मान क्या होगा 6। तुमसे पूछ लेता 5 का जातीय मान, तो 5 का जातीय मान 5। तुमसे पूछ लेता 2 का जातीय मान, तो 2 का जातीय मान 2। आई होप को आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, स्थानीय मान और जातीय मान। अरे ये मत सोचना क्वेश्चन छोटा था, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है इस तरीके का। मैं क्वेश्चन छोटा बड़ा नहीं देखता, मैं आपको सभी वो क्वेश्चन कराने की ट्राई करता हूं जिस एग्जाम में आए हुए हैं और जिस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। अब चलो अपनी क्लास शुरू करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं नंबर्स का। अगर मैं तुमसे पूछूं कि पूरे मैथ में कितनी संख्या है, पूरे मैथ में कितने नंबर हैं, मतलब अगर मैं तुमसे पूछूं कि पूरा मैथ, हम जो मैथ पढ़ते हैं उसमें कुल मिलाकर कितने अंक हैं, तो आप क्या सर पूरे मैथ में तो हमारी ये 10 अंक हैं। कौन कौन से सर, ये हैं 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सर पूरे मैथ में आप जितनी भी संख्याएं पढ़ोगे सभी संख्याओं का निर्माण इन्हीं 10 अंकों से मिलकर होगा, इनके अलावा कोई भी अंक नहीं है। बिल्कुल सही बोला आपने। जो 10 अंक लिखे ना, ये इनको हम बोलते हैं मूलभूत संख्याएं, मूलभूत अंक, मूलभूत अंक, फंडामेंटल डिजिट्स। ठीक है, और जी इन मूलभूत अंकों से ही समस्त संख्याओं का निर्माण होता है। जैसे तुम बोलोगे 20 का निर्माण किससे हुआ, मूलभूत अंक 0 और 2 से। आप बोल तो 541 का निर्माण किससे हुआ, मूलभूत अंक 5 4 और 1 से।
ठीक है जी, इन मूलभूत अंकों की सहायता से जो संख्याएं बनाई जाती हैं उनको हम बोल देते हैं व्युत्पन्न संख्याएं। व्युत्पन्न संख्याएं, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डिराइव्ड नंबर। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आप में से कोई बच्चा अगर ये पूछने लगा, सर इतनी बात समझ में आ गई कि इन मूलभूत अंकों की सहायता से जो अंक बनाए जाते हैं उनको व्युत्पन्न अंक कहा जाता, व्युत्पन्न संख्याएं कहा जाता है, इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन सर इन मूलभूत अंकों की सहायता से व्युत्पन्न संख्याएं बनाई कैसे जाती हैं वो तो बता दो। तो सुनो फिर वो कैसे बनाई जाती हैं। हम मूलभूत अंकों से जो व्युत्पन्न संख्याएं बनाते हैं वो बनाते हैं हम स्थानीय मान की सहायता से। स्थानीय मान की सहायता से कैसे, सुनो, जैसे मान लो 21 है, ये कैसे बना, 2, सॉरी सबसे शुरू में क्या है, 1 का स्थानीय मान क्या है, 1 इकाई के स्थान पर, बीच में इकाई का साइन लगा दो प्लस का, 2, ठीक है, ये कौन से स्थान पर, दहाई के स्थान पर, 2 गुणा 10, 2 की गुणा 10 में करूंगा 20 प्लस 1, 20 और 1 21। ठीक है, मूलभूत अंक 2 और 1 की सहायता से क्या बन गया हमारा 21। तुम पूछोगे सर ये और बता दो 541 कैसा बना फिर। 5, सुनो, 1 मूलभूत अंक है, ठीक है, ये कौन किसके स्थान पर, इकाई के लो, 1 गुणा 1 प्लस का साइन लगा लो। 4 जो कौन किस स्थान पर, दहाई के लो, गुणा 10 कर लो, फिर प्लस का साइन लगा लो। 5 जो किसके स्थान पर, सैकड़ा का लो, गुणा 100 कर लो। क्या आ गया, 500 प्लस 40 प्लस 1 क्या हो गया, 541। आई होप आपको मूलभूत अंक समझ में आ गए होंगे और व्युत्पन्न संख्या समझ में आ गई होंगी। आप बस इतनी बात याद रखना कि ये मूलभूत अंक जो है ना, ये 10 मूलभूत अंक जो है, इन मूलभूत अंकों को छोड़कर तुम जोन सी भी संख्याएं देखोगे ना, सब व्युत्पन्न अंक है, सब इनकी सहायता से बने हुए हैं। अब हम देखते हैं वास्तविक संख्या क्या होती है, काल्पनिक संख्या क्या होती है, और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को मिश्रित संख्या बोलते हैं, सम्मिश्र संख्याएं भी बोलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वास्तविक संख्या क्या होती हैं। वो सभी संख्याएं जिसको हम नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं, वो सब की सब हमारी क्या होती है, वास्तविक संख्याएं। नंबर लाइन क्या होती है, पहले तो वो देखो, ये है हमारी नंबर लाइन। नंबर लाइन में बीच में क्या होता, 0, 0 के दाई तरफ जितने भी अंक होंगे सब क्या होंगे, प्लस में, कहां तक होंगे, इन्फिनिटी तक, अनंत तक। 0 के बाई तरफ जितने भी अंक होंगे सब क्या होंगे, माइनस में होंगे, कहां तक होंगे, माइनस इन्फिनिटी तक, माइनस के अनंत तक। ठीक है, ये होती है नंबर लाइन। अब हमारे कोई से भी अंक जिनको हम नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं वो सभी के सभी के होंगे हमारे रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। हम नंबर लाइन पे कैसे दर्शा सकते हैं, देखो, अगर कोई मुझसे पूछे कि सर 5 नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं, हम बिल्कुल दर्शा सकते हैं। देखो 1 2 3 4, 4 के बाद यहाँ क्या आ जाएगा जी, 5 दर्शा दे नंबर लाइन पर, तो 5 कैसे हो गया, वास्तविक संख्या। कोई बच्चा मुझसे बोल रहा है सर 10 को दर्शा सकता हूं, हाँ जी, 5 6 7 इसके बाद अनंत तक है ना कहीं 10 भी आएगा, 10 को भी दर्शा सकता हूं। कोई मुझसे बोले सर 10/4 को दर्शा दो, दर्शाओ। 10/4 कितना आ गया, 2.5, 2.5 को दर्शा सकता हूं क्या, बिल्कुल दर्शा सकता हूं। 2 और 3, इसके बीच में 10 डॉट भी होते हैं, ठीक है, 3 के बीच में 1 2 3 4 5 लो, 2.5 यहां आ गया। ठीक है, कोई अगर मुझसे बोले कि सर √5 को भी दर्शा सकते हैं, बिल्कुल दर्शा सकते। √5 ये रहा, √5 का मान कितना होता है, √5 का मान होता 2.24, दर्शा दो। 2 अगर 3 के बीच में कहीं ना कहीं यही आएगा, 2.24 भी। अब कोई मेरे से बोले सर पाई को भी दर्शा सकते हैं, भाई लो पाई लिखो, पाई का मान कितना होता 3.14, इसे भी दर्शा सकते हैं, दर्शा सकते हैं। 3.14 क्या आएगा, यहाँ आएगा 3 और 4 के बीच में। कोई मुझसे बोले सर मैं -6 को भी बिल्कुल सर दर्शा सकते हो, माइनस वाले को दर्शाना 6 को इधर आएगा, कहीं ना कहीं यहां आएगा -6। माइनस की संख्या सर इधर दर्शाओ, प्लस की इधर दर्शाओ। आप कोई बोले सर मैं स्मॉल जी को भी दर्शा सकता हूं क्या, गुरुत्वाकर्षण बल, बिल्कुल दर्शा सकते हो। गुरुत्वाकर्षण बल की वैल्यू क्या होती है, 9.8, 9.8 कहीं ना कहीं इधर आएगा। मतलब वो सभी संख्या जिनको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं वो सभी के सभी की होती वास्तविक संख्याएं। डेट मीन्स -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में जो भी संख्याएं होती हैं वो सभी के सभी क्या होती है, हमारी वास्तविक संख्याएं।
आप ये भी बोल सकते हो, आप जिस भी संख्या के बारे में सोच सकते हो ना, कोई सी भी संख्या जिसके बारे में आप सोच सकते हो, बस वो काल्पनिक संख्या ना हो, वो क्या होगी हमारी वास्तविक संख्या। किसी भी संख्या के बारे में जो आप सोच सकते हो, कितनी ही बड़ी संख्या हो कितनी ही छोटी हो, वो सारी की सारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। बस सोचना आपको ऐसा कि काल्पनिक नंबर ना हो। अब हम पढ़ते हैं नंबर 2 पे, काल्पनिक संख्या क्या होती है। देखो, जो काल्पनिक संख्याएं होती है ना, इन नंबर की बस हम कल्पना कर सकते हैं। ऐसा कोई नंबर मैथ में एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा कोई नंबर मैथ में होता ही नहीं, बस हम इनको कल्पना कर सकते हैं, हाँ क्या ऐसा भी हो सकता है। दैट मीन्स वो सभी नंबर्स जो ओनली कल्पनाओं में होते हैं उन्हें हम बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याओं को हम फिर दर्शाते हैं आई से। आई का मतलब होता है इयोटा। इयोटा एक ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा शब्द है इयोटा, ग्रीक भाषा का शब्द है। इयोटा का मतलब होता है इमेजिनरी, इमेजिनरी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक। एक बात यहां काल्पनिक संख्याओं आपको ये याद रखनी है, जो आई होता है ना, आई का मान होता है, आई का मान होता है हमारा माइनस के अंडर रूट में 1, और आई स्क्वायर का हमारा मान होता है माइनस के 1। बस ये दो चीज जरूर याद रखनी है। अब कोई बच्चा मुझसे बोल रहा है कि सर अंडर रूट 16 का मान बताना कितना होता, मैं कहूंगा 4। अब कोई बच्चा ऐसे कल्पना करने लगा अगर सर माइनस में अंडर रूट हो तो इसका मान क्या होगा। देखो, मैथ में कभी भी माइनस में अंडर रूट हो ही नहीं सकता, लेकिन तुम कल्पना कर रहे हो तो ये कैसी संख्या हो गई, काल्पनिक। ठीक है, अब मैं माइनस में अंडर रूट 16 का तुम मैं मान बताऊं तो 16 का क्या होगा जी हमारा 4। ठीक है, और जी अंडर रूट में अगर ये हो माइनस हो अंडर रूट में, सॉरी रुको दोबारा समझाता, यहां तक समझ में आ गया होगा, इससे आगे को सुनो। अगर कोई बच्चा मुझसे बोले सर अंडर रूट 16 का मान बता दो, मैं कहूंगा सर अंडर रूट 16 का मान 4 है, बोले ठीक है। अब कोई बच्चा ये वाली बात बोलता अगर सर माइनस का अंडर रूट 16 हो तो इसका मान क्या होगा। मैथ में कभी भी माइनस अंडर रूट के अंदर हो ही नहीं सकता, लेकिन तुम कल्पना कर सकते हो बस, कहां अगर ऐसा हो तो ये हमारा क्या हो गए, माइनस का अंडर रूट 16 क्या है, एक काल्पनिक संख्या। बस तुम कल्पना कर सकते हो हाँ ऐसा हो सकता है। अब मान तो हमें इसका भी निकालना पड़ा क्योंकि तुमने कल्पना कर ली, तो हम क्या काम करते, अंडर रूट में जैसा हमारा 16 था, माइनस का 16 था, इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 16 गुणा -1। ठीक है, अब 4 है, अरे का 4 का मान कितना हो गया, अंडर रूट 4 का मान, सॉरी अंडर रूट 16 का मान, अंडर रूट 16 का मान क्या हो गया 4। अगर हमारा अंडर रूट में ये हो -1 तो इसका मान बाहर आकर हो जाएगा आई, तो माइनस में अगर अंडर रूट 16 हो तो इसका मान हो गया 4i। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई होगी। ओवरऑल तुम ये कह सकते हो कि जिस भी नंबर के साथ हमारा आई लगा हुआ होगा ना वो काल्पनिक संख्याएं होंगी। अब हम क्या काम करते हैं, अगर हम काल्पनिक संख्याएं और वास्तविक संख्याओं को एक साथ लिख देते हैं ना, तो एक साथ लिखने के बाद जो हमारी संख्या बनती है ना उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, मिश्रित संख्या। जैसे मैंने लिख दिया 8 + 4i, ये क्या है हमारे यहां पे रियल नंबर, ये क्या था हमारा रियल नंबर, ये क्या है हमारा इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। मैंने बोला अगर मैं कहीं भी रियल नंबर के साथ इमेजिनरी नंबर को लिख देता हूं एक साथ तो इसे मैं बोल देता हूं मिश्रित संख्या। इसे क्या बोल देता हूं, मिश्रित संख्या। ठीक है, मिश्रित संख्या को हम जनरली ऐसे लिखते हैं z = a + ib। z क्या है यहां पे मिश्रित संख्या, a क्या है हम, ये क्या है रियल संख्या, ib क्या है हमारा काल्पनिक संख्या। ये क्या है हमारा, ये क्या लिखा हुआ, ये क्या है, ये भी मिश्रित संख्या है। क्यों, क्योंकि हमने वास्तविक संख्या के साथ कौन सी संख्या लिख दी, काल्पनिक संख्या। जहां भी वास्तविक संख्या के साथ काल्पनिक संख्या लिख दूंगा तो उसे बोल दूंगा मिश्रित संख्या। अब देखो मेरी बात सुनो, हमारे जितने भी एग्जाम होते हैं, ये रेलवे, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपी टेट वगैरह वगैरह, किसी में भी काल्पनिक संख्याओं से और मिश्रित संख्याओं से प्रश्न नहीं बनते हैं। प्रश्न हमारे बनते हैं वास्तविक संख्याओं से, तो हम वास्तविक संख्याओं को पढ़ेंगे। ठीक है,
बस मैंने तुम्हें काल्पनिक संख्याओं का और मिश्रित संख्याओं को थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे दिया कि क्या होती हैं, लेकिन इन दोनों से क्वेश्चन नहीं बनते। इन दोनों से क्वेश्चन बनती है एनडीए वगैरह में, एंड उसे हम नहीं पढ़ने वाले। हमारा है रियल नंबर। रियल नंबर को बांटते जो दो जगह, दशमलव, डेसिमल और जी पूर्णांक। तो मैं पढ़ाता सबसे पहला पूर्णांक, उसके बाद हम पढ़ेंगे दशमलव। पूर्णांक नाम से समझ में आ रहा होगा, पूर्णांक डेट मीन्स पूरा पूरा अंक, डेट मीन्स पूरा पूरा अंक, अर्थात ऐसा अंक जिस अंक में दशमलव ना लगे, अर्थात ऐसी संख्याएं जिन संख्याओं में दशमलव ना लगे वो सभी की सभी संख्याएं हमारी होती है पूर्णांक। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 5, 7, कहीं तक भी लिख दो, -13, 14, -18, कहीं दशमलव लग रहा है का नहीं, ये सभी के सभी क्या है हमारे पूर्णांक। अरे हैं, एक बात ध्यान रखनी, 0 भी एक पूर्णांक है। तो हम कह सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक वो सभी संख्याएं जिन संख्याओं में दशमलव ना लगे उन संख्याओं को हम बोलते हैं पूर्णांक। अब मैं आपसे बोलूं फिर दशमलव अंक क्या होते हैं, तो सुनो, दशमलव अंक वे होंगे, वे सभी संख्याएं जिनमें दशमलव लगता हो, वे क्या होंगे दशमलव अंक। फॉर एग्जाम्पल 0.5, 0.6, 6.2, 10/3, देख लो 3 दशमलव कुछ आएगा, 4/5 करोगे इसमें भी दशमलव में आएगा, 20/4 ये दशमलव में नहीं आएगा, करके देखो, काट के देख लो ना, 4 5 20, ये क्या बन गया पूरा, ये तो पूर्णांक है, दशमलव आ रहा है का नहीं, ये क्या है पूर्णांक, लेकिन ये क्या है दशमलव, ये पूरा पूरा नहीं आ रहा, ये क्या आ रहा पूरा पूरा, ये क्या है पूर्णांक, क्योंकि यहां क्या आ गया 5। मतलब वो सभी अंक जिसमें दशमलव लगेंगे वो पूर्णांक में नहीं आएंगे, वो किस में आएंगे दशमलव में आएंगे, और वो सभी अंक जिसमें दशमलव नहीं लगेंगे वो किस में आएंगे पूर्णांक में आएंगे। तो सबसे पहले हम डिटेल में पढ़ते हैं पूर्णांक को डिटेल में पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे दशमलव संख्याओं को, ठीक है जी। पूर्णांक को हम पढ़ते 3 जगह। पहला होता है हमारा धनात्मक पूर्णांक, एक होता हमारा 0, एक होता ऋणात्मक पूर्णांक। देखो मैंने तुम्हें एक चीज दिखाई दी थोड़ी देर पहले, नंबर लाइन पे मैं तुमसे बोलता इधर के जितने भी अंक होंगे दशमलव से दाईं तरफ के सब के होंगे प्लस के, और जी 0 से इधर के जितने भी अंक होंगे बाईं तरफ के सब के होंगे माइनस के। तो 0 से दाईं तरफ के जितने भी अंक होंगे उनको हम बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, जैसे 1 2 3 4 अनंत तक, ये क्या होगा हमारे धनात्मक पूर्णांक। अब 0 से बाईं तरफ के हमारे जितने भी अंक होंगे वो होंगे ऋणात्मक पूर्णांक, जैसे -1, -2, -3, -4, -5 अनंत तक, ठीक है। अब तुम बोलेगे सर धनात्मक पूर्णांक की बता दे, ऋणात्मक पूर्णांक की बता दिया, आपने 0 तो बताया नहीं, 0 कैसा पूर्णांक है, धनात्मक ही ऋणात्मक। देखो 0 एक पूर्णांक है, ठीक है, लेकिन 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, लेकिन 0 पूर्णांक है, ये बात याद रखना। अगला हम देखते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या डेट मीन्स नेचुरल नंबर, इनको हम गिनती की संख्या ही बोलते हैं। गिनती की संख्या डेट मीन्स काउंटिंग नंबर, ठीक है, इनका दूसरा नाम गिनती की संख्या काउंटिंग नंबर भी है। डेट मीन्स हमारे जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो हमारे सभी के सभी होते हैं नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स में तुमसे पूछोगे भैया काउंटिंग करो, तो काउंटिंग कैसे करोगे, ऐसे तो करोगे 1 2 3 4 5, क्या काउंटिंग ऐसे शुरू कर दोगे 0 1 2, नहीं, काउंटिंग कहां शुरू करी 1 से, ठीक है। डेट मीन्स नेचुरल नंबर शुरू कहां से होते 1 से, ना कि 0 से। डेट मीन्स तुम एक बात समझ गए कि 1 से लेके इन्फिनिटी तक हमारे जितने भी नंबर होते हैं सबके सबके होते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक
संख्याएं, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो इन्फिनिटी तक ले जाओ, सबके सब क्या है हमारे नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। तो तुम एक बात समझोगे, सर आपने प्राकृतिक संख्या ये बताई 1 2 3 4, सर आपने धनात्मक पूर्णांक में भी तो ये बताया था कि जीरो से सारे इधर के जितनी भी संख्या होंगी, ये तो दोनों फिर सेम सेम हो गए, नेचुरल नंबर और धनात्मक पूर्णांक तो सेम सेम हो गए, बिल्कुल। तो ये बात याद रखना, नेचुरल नंबर और धनात्मक पूर्णांक एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं, पर्यायवाची। अब जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं इसमें कुछ नोट पॉइंट होते हैं। नोट पॉइंट क्या होता है? सबसे पहला तो नोट पॉइंट ये होता है कि जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं ना, वो कभी भी माइनस में नहीं होंगे, नेचुरल नंबर हमेशा प्लस में होंगे। ठीक है, एक पॉइंट, नेचुरल नंबर हमेशा कैसे होंगे बेटे? प्लस में। दूसरी बात, नेचुरल नंबर कभी भी दशमलव में नहीं होंगे, नेचुरल नंबर कभी भी दशमलव में नहीं होंगे। दूसरी बात, नेचुरल नंबर की जब गिनती शुरू होगी तो 100 होगी, दैट मीन जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, तीसरी चीज मैंने तुम्हें बताई दी, पॉजिटिव इंटीजर और नेचुरल नंबर ये क्या है? एक दूसरे के सिनोनिम्स। अब जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं ना, नेचुरल नंबर का ही दूसरा नाम है हिंदू अरेबिक नंबर। नेचुरल नंबर का ही दूसरा नाम है हिंदू अरेबिक नंबर, या हिंदी में बोल दो हिंदू अरबी संख्या। सीटेट 2011 में क्वेश्चन आ गया था कि हिंदू अरबी संख्या किसे कहा जाता है। बच्चे घूम गए थे कि उनको पता ही नहीं था नेचुरल नंबर को हिंदू अरबी संख्या भी कहा जाता। ठीक है, अरे आप आगे क्वेश्चन पढ़ोगे कि शुरू के 10 प्राकृतिक संख्याओं का वो बताओ, योग बताओ क्या होता। और पिछले 2-3 साल पहले एक एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे दिया था कि प्रथम 10 हिंदू अरेबिक नंबर का योग बताओ। अब नेचुरल नंबर का योग तो सबको पता था और आता भी था, फॉर्मूला भी इसका ईजी है, पढ़ाऊंगा आगे। बट जब हमें ये नहीं पता था कि हिंदू अरेबिक नंबर को ये बोलते, तो बच्चे ये क्वेश्चन भी नहीं कर पाए थे। याद रखना, हिंदू अरेबिक नंबर ही किसा बोलते हैं? नेचुरल नंबर का दूसरा नाम है हिंदू अरेबिक नंबर, हिंदू अरबी संख्या। तुम्हें एक चीज ये बताई कि जो प्राकृतिक संख्या होती है ना, नेचुरल नंबर, उनमें जीरो नहीं आता। वो कहां शुरू होती? 1 से। अगर मैं एक काम करता हूं, अगर मैं एक जीरो से शुरू करता हूं, 0 1 2 3 और इन्फिनिटी तक लेके जाता हूं, तो इससे मैं बोल दूंगा पूर्ण संख्या, होल नंबर। दैट मीन्स अगर मैं प्राकृतिक संख्या के साथ 0 लिख देता हूं तो मेरा क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या, जिसे मैं बोलता हूं होल नंबर। देखो एक क्वेश्चन देखो, जैसे क्वेश्चन आया, उसने क्वेश्चन में हमें 3 भिन्न लिख के दे दी। उसने पूछ लिया कि इसमें कौन कौन से पूर्णांक है। कभी भी अगर तुम्हें चेक करना हो ना पूर्णांक है नहीं है, तो काट काट के देख लेते हैं। ऐसा मत करना कि भिन्न में तो पूर्णांक होगा या नहीं होगा, नहीं, काट के चेक कर लो। 7/2 है, काट लो, 2 तिया 6 पॉइंट कुछ आ जाएगा, दैट मीन से पूर्णांक नहीं है। 15/4 काट के चेक कर लो, 4 तिया 12, 3 पॉइंट कुछ आ जाएगा, ये भी पूर्णांक नहीं है, पूरा पुण्य कट रहा। अब क्या है? 60/12, 12 पंजे 60, ये पूर्णांक है। कोई पूरा पूरा कट रहा ना, का दशमलव में आता है, ये भी पूर्णांक नहीं होता। चलो जी, अब देखो धनात्मक पूर्णांक। अब हम धनात्मक पूर्णांक को बांटते हैं। धनात्मक पूर्णांक को हम 2 जगह बांट सकते हैं, सम संख्या और विषम संख्या, इवन नंबर और ओड नंबर। देखो सम संख्या क्या होती है? वो सभी संख्याएं जो 2 से कट जाए, वो सभी संख्या 2 से कट जाए, वो क्या होंगी? हमारी सम संख्या। वो क्या होंगी जी? सम संख्या। कुछ भी ले लो, 2 4 6 8 10, कहीं तक भी ले लो, जोन सी भी संख्या 2 से कट गई, वो सब की सब होंगी हमारी सम संख्या। अब 0 है, 0 भी तो 2 से कटता, काट के देख लो, भले 0 बन जाए वो दूसरी बात है, कट तो रहा। दैट मीन 0 भी क्या है? 0 भी एक सम संख्या। अब तुमसे वो क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे छोटी सम संख्या बताओ, तो 2 मत लिख के आ जाना। सबसे छोटी सम संख्या क्या है जी? 0। और वो तुमसे पूछ ले विषम संख्या, वो सभी संख्याएं जो 2 से ना कटे, वो क्या होती है जी? हमारी विषम संख्याएं। विषम संख्याएं जैसे 1 3 5 7 9 ... जो संख्या 2 से नहीं कटेंगी वो विषम संख्या है, जो संख्या 2 से कट जाएंगी वो क्या होंगी? हमारी सम संख्या है। धनात्मक पूर्णांक को हम फिर बांट लेते हैं, इस तरीके से ही बांट सकते हैं, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। देखो उनको ध्यान से समझ ले, तुम्हारा आज बहुत सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को ऋण संख्या ही बोलते हैं।
देखो अभाज्य संख्या वो तुमने आज से पहले पढ़ा होगा ना कि वो सभी संख्या है जो किसी से ना कटे या तो स्वयं से कटे या एक से कटे, वो अभाज्य संख्या होती है। उस चीज को आज से भूल जाओ, इस चीज को याद रखना। ऐसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो, ठीक है, उससे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। गुणनखंड ना तो दो से ज्यादा हो ना ही दो से कम, एग्जैक्ट दो गुणनखंड हो, ऐसी संख्या को हम बोलेंगे अभाज्य संख्या। सुनो वो कैसे बोलेंगे। जैसे हमारी संख्या कोई 5 है, 5 के कौन कौन से गुणनखंड हो सकते हैं? 5 के गुणनखंड हो सकता है 1 और 5। गुणनखंड बोलते हैं वो संख्या है जो पांचों काटेंगी। कौन कौन से गुणनखंड हो सकते हैं? 1 और 5। दैट मीन्स 5 के कितने गुणनखंड हैं? 2। ना तो 2 से ज्यादा ना ही 2 से कम। तो 5 कैसी संख्या हो गई? 5 कैसी संख्या हो गई हमारी? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। मैंने बोला कि ऐसी संख्या जिससे केवल दो गुणनखंड हो उनको बोलते हम अभाज्य संख्या। और वे दो गुणनखंड कौन कौन से होंगे? एक तो वो संख्या स्वयं होगी, एक दूसरा गुणनखंड क्या हुआ? एक तो वो संख्या स्वयं होगी, दूसरे गुणनखंड क्या हुआ? 1। ठीक है, ऐसी संख्या को हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे तुम ले लो 7। 7 के कौन कौन से गुणनखंड हो सकते हैं? 1 और 7। इससे कितने गुणनखंड हुए? कुल मिला के कितने गुणनखंड हुए? 2। दैट मीन्स 7 कैसी संख्या है? अभाज्य है। अब मैं तुमसे बोलूं सर 6 ले लो, 6 के गुणनखंड कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो 1 हो सकता है, 1 से भी कटेगी, और 2 से भी कटेगी, और 3 से भी कटेगी, और 6 से भी कटेगी। तो इसके गुणनखंड 2 से क्या हो गए? ज्यादा। दैट मीन्स 6 अभाज्य संख्या नहीं है। अब मैं तुमसे पूछूं सर 1 क्या है? तो 1 के कौन कौन से गुणनखंड हो सकता? ओनली 1। तो इसके कितने गुणनखंड हुए? 1। तो ये अभाज्य संख्या की परिभाषा में आता नहीं। तो दैट मीन्स 1 भी अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या की परिभाषा में एग्जैक्टली हमारे 2 गुणनखंड होने चाहिए था ना। यहां तो गुणनखंड 2 से कम है। गुणनखंड हमारे ना तो 2 से ज्यादा होने चाहिए ना ही 2 से कम, एग्जैक्ट 2 गुणनखंड होने चाहिए, तभी संख्या अभाज्य होगी। और हम आज तक क्या पढ़ते आते थे? जो संख्या स्वयं एवं 1 के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित ना हो उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। इस तरीके से एक तो एक भी अभाज्य संख्या होना चाहिए। एक भी 1 से कट रहा और स्वयं से कट रहा, इसका अतिरिक्त किसी से कटता नहीं। एक क्यों नहीं अभाज्य संख्या है? तो उस चीज को तुम भूल जाओ जो तुम बचपन से पढ़ते आते थे, जो संख्या स्वयं से अतिरिक्त ना कटे वगैरह वगैरह। आज के बाद ये याद रखना कि ऐसी संख्या जिसके 2 गुणनखंड हो वो अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, इस तरीके इस परिभाषा हमारा एक भी फिट नहीं बैठ रहा। दैट मीन्स एक भी क्या नहीं है? एक भी अभाज्य संख्या नहीं है। अगर तुम अपनी बचपन वाली परिभाषा पढ़ोगे सोम वाली, तो उसमें एक फिट बैठ रहा, लेकिन एक इस तरीके से तो एक भी अभाज्य संख्या होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, एक भी अभाज्य संख्या है। क्यों है? मैंने तुम्हें समझा दिया। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है देख लो। अभाज्य संख्या होगी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, डॉट 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 चलते चले जाओ। देखो तुम पूछोगे सर 2 अभाज्य संख्या कैसे हो गई? मैंने परिभाषा के बताया 2 के गुणनखंड करो, कौन कौन से होंगे 2 के गुणनखंड? एक तो 2 किससे कटेगा? 1 से, और किससे कटेगा? 2 से। इसके कितने गुणनखंड बैठ रहा? टोटल 2। दैट मीन्स 2 भी क्या है? एक अभाज्य संख्या। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, ओनली एक ही सम संख्या ऐसी है जो अभाज्य भी है, वो क्या है? 2। ओनली एक ही सम संख्या ऐसी है जो अभाज्य भी है, वो क्या है? हमारी 2। इस तरीके से हम सम संख्या लिखते चले जाएंगे तो हमारी 1 से लेकर ना 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या होंगी 15। याद कर लियो करोगे तो। 100 तक कुल अभाज्य संख्या होंगी हमारी 25। कौन कौन सी होंगी वो तुम खुद लिख लियो, लेकिन मैं तुम्हें एक छोटी सी ट्रिक बताने जा रहा हूं यहाँ, ताकि तुम्हें कभी भी अभाज्य संख्या में दिक्कत ना हो। बहुत बच्चों को दिक्कत होती लिखने में, गलती लिख देंगे, क्वेश्चन आएंगे तो गलत कर आएंगे। शुरू देखो, 6 के बाद अभाज्य संख्या 11, बाद 13, 17, 19, 23, 23 के बाद क्या है जी हमारी? 25। लोअर लिख लो कहीं तक भी यार, 31, 37 कहीं तक भी लिख लो। जो हमारी जोन से भी 5 के बाद जोन से भी अभाज्य संख्या आएगी ना हमारी, 5 तक तो आसानी से लिख लोगे यार, 2, 3, 5। 5 के बाद हमारी जोन से भी अभाज्य संख्या आएगी ना, वो 6 के गुणज से या तो एक ऊपर होगी एक नीचे होगी। नहीं समझ में आया? सुनो, जैसे 6 कम 6 है, ठीक है, या तो जो भी यहाँ अभाज्य संख्या हुई है 6 से 1 ज्यादा होगी या 6 से 1 कम। देखो 7 है, 6 से 1 ज्यादा है, इसे देख लो। 6 दूनी 12, 12 से 1 कम है, 1 ज्यादा है। 6 18, देखो 18 से 1 कम है, 1 ज्यादा है। 6 चौक 24, 24 से 1 कम है, 1 ज्यादा है। 6 पंजे 30, देखो 30 से 1 ज्यादा है। 6 चंग 36, देखो 36 से 1 ज्यादा है। मतलब जोन सी भी अभाज्य संख्या होगी ना, वो 6 के गुणज से 1 या तो ज्यादा होगी या कम होगी।
ये ट्रिक है, इस चीज को याद रखो ताकि तुम्हारा गलत ना हो क्वेश्चन। अब मैं तुमसे पूछ लूं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा जी? 2। अब मैंने बोला तुमसे कि 2 ही एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। इसके अलावा जितनी भी हमारी अभाज्य संख्या होंगी ना, 2 के अलावा सब की सब विषम संख्याएं होंगी। उन्होंने क्वेश्चन में पूछ लिया कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताओ, आंसर क्या हो गया? 2। उसने पूछ लिया कि सम अभाज्य संख्या बताओ, जब भी आंसर क्या हो गया? 2। उसने पूछ लिया सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बताओ, तो आंसर क्या हो गया? 3। आई होप आपको अभाज्य संख्या अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मैं बताता हूं तुम्हें भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वो सभी संख्या होती जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। किससे ज्यादा? 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, वे सभी संख्या क्या होंगी? हमारी भाज्य संख्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 लिख लो, ठीक है। 4 के कौन कौन से गुणनखंड हो सकते हैं? एक तो एक ही होगा, और किससे कटेगी? 2 से कटेगी, और 4। देखो 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गए ना, 3 हो गए ना, तो ये कई संख्या हो गई हमारी भाज्य। 6 को ले लो, करो गुणनखंड, एक तो एक ही होगा, और किससे कटेगी? 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, और खुद से भी कटेगी 6 से। तो 2 से ज्यादा गुणनखंड होगा ना, ये भी कई संख्या होगी भाज्य है। मतलब वो सभी संख्याएं जिनके क्या हो? 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, उनको को बोलता हूं भाज्य संख्या है। अब तुम 1 को ले लो, 1 के कितने गुणनखंड होंगे? ओनली 1। डेट मीन से परिभाषा में फिट बैठ रहा है क्या इसकी भाज्य संख्या होगी? नहीं, तो एक भाज्य संख्या नहीं है। तुम सोचोगे सर आपने तो 1 को ना तो भाज्य संख्या बताया ना भाज्य संख्या बताया, तो कौन सी परिभाषा में फिट बैठता? तो बेटे 1 जो है ना, ओनली एक ही ऐसी संख्या है ना तो जो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। समझ गया? 1 जो है ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य। अब हम देखते हैं पूर्ण वर्ग संख्या और पूर्ण घन संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण घन संख्या, इन दोनों संख्याओं को बहुत ज्यादा डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा वर्गमूल और घनमूल वाले चैप्टर में, क्योंकि यहां थोड़ा सा पढ़ाने में फायदा नहीं है, वहां बहुत ज्यादा बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इन दोनों संख्या पर क्वेश्चन ही बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। अब हम देखते हैं सह अभाज्य संख्या। कुछ सह अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, सहभाज्य संख्याएं वो संख्या होती है जिनका में से क्या हो? 1 हो। दैट मीन्स ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिनका में से 1 हो, अर्थात जो ओनली 1 से ही करती हो, उसके अलावा और किसी संख्या से ना करती हो। जैसे ये ले लो हम 2 7, तो हमारी कैसी हो गई? ये सह अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि देखो 2 और 7 किसी भी कॉमन संख्या से नहीं कर सकता, ओनली 1 से ही कर सकता। तो ये क्या हो गया? हमारी सह अभाज्य संख्या। देख लो, इसे ले लो 9 और 8, ये भी क्या है? सह अभाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि हमारा कोई सा भी कॉमन नंबर ऐसा नहीं है जो 9 को भी काट दे और 2 को भी काट दे, 9 को भी काट दे और 8 को भी काट दे। ओनली एक ही है जो इनको काट सकता है। तुम क्या हो? सर आपने 9 लिया, इसे तुम 3 से काट सकता। 9 को 3 से काट सकते हो बिल्कुल, लेकिन 9 को 8 से भी काट सकते हो क्या? 9 को 3 से काट सकते हो बिल्कुल, लेकिन 8 को भी काट सकते हो क्या 3 से? नहीं काट सकते। डेट मीन्स हमारा अगर कोई सी ऐसी संख्या ना हो जो इन दोनों को काट दे, तो हो गया हमारा सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य जोड़ा। सुनो, दोबारा सुन लो। मतलब ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिनका में से 1 हो, अर्थात ऐसी संख्याओं को जोड़ा जिनको कोई भी कॉमन नंबर काट ना सके, उनको हम बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। जैसे 2 और 7 है, 2 और 7 को ओनली कौन काट सकता? 1 से कर सकता है, 1 से 2 भी कटेगा, 1 से 7 भी कटेगा। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई सा भी ऐसा नंबर नहीं जो 2 को भी काट दो, 7 को भी काट दे। तो ये दोनों हमारा जोड़ा कैसा हो गया? हमारा सह अभाज्य संख्या का जोड़ा, सह अभाज्य संख्या। अब मैं तुमसे बोलूं सर 9 और 8, बिल्कुल 9 और 8 किससे कर सकते हैं? ओनली 1 से। इसके अलावा कोई सा कॉमन नंबर ऐसा नहीं है दोनों को काट दे। देख लो कोई सा हो तो, कोई सा नहीं है, तो ये भी क्या हो गया? सह अभाज्य संख्या। तुम बोलोगे सर अगर मैं 9 को 3 से काट दो, मैं को मना कर डालो, कट गया। लेकिन जो संख्या 9 को काट रही है वो 8 को तो काटनी चाहिए, 3 से कट जाएगा 8, नहीं कटेगा। तो कैसा हो गया? सह अभाज्य संख्या। इसकी दूसरी डेफिनेशन चाहे तुम ऐसे याद कर लेना, ऐसा जोड़ा जो ओनली किससे करता हो? 1 से करता हो, इसके अलावा और किसी संख्या से ना करता हो, वो हो गया हमारा सह अभाज्य संख्या। तुम कहोगे सर तुमने सहभाज्य संख्या बताया, बिल्कुल अच्छी बात है सर, लेकिन ये तो भाज्य है। अब भैया हमें इस चीज से मतलब नहीं है भाज्य है नहीं है,
हमें इस चीज से मतलब है किसी भी कॉमन नंबर से नहीं कटना चाहिए। अब मैं तुमसे मालूम करूं 12 और 18 ये सहभाज्य जोड़ा है, तुम कहोगे सर चेक करते, अच्छे चेक करते, यो तो 2 से भी कट रहा, ये भी कट रहा 2 से, ये 3 से भी कट रहा, ये भी कट रहा। अब सहभाज्य का हमने रूल क्या पढ़ा था, ओनली 1 से कटना चाहिए, दैट मीन सहभाज्य जोड़ा नहीं है। तो अगला हमारा है जुड़वा अभाज्य संख्या, टुविन अभाज्य नंबर, टुविन अभाज्य संख्या। टुविन अभाज्य संख्या ऐसी दो संख्याएं होती हैं, टुविन अभाज्य संख्या ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो। ऐसी कोई सी भी दो अभाज्य संख्या होगी ना जिनके बीच का अंतर 2 होगा, उसे हम बोलेंगे जुड़वा अभाज्य संख्या। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3, 5, ठीक है, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, इनके बीच का अंतर कितना बे करो 2, तो ये हमारा क्या हो गया ट्विन अभाज्य संख्या। देखो 7, 5, इनके दोनों के बीच का अंतर क्या होगा 2, देख लो बहुत सारी हैं यार, 11, 13, इनके दोनों के बीच का अंतर भी क्या है 2, दैट मीन सारे जोड़े कैसे ट्विन प्राइम नंबर। यहां एक बात ध्यान रखना, लेकिन यहां 2 कंडीशन है ट्विन प्राइम नंबर होने की। पहली कंडीशन तो यही है, मैंने बोला 2 अभाज्य संख्याएं, दैट मीन ये संख्या भी अभाज्य होनी चाहिए और ये संख्या भी अभाज्य होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है, दोनों के बीच का अंतर 2 होने चाहिए। और सहभाज्य संख्या में ऐसी कोई कंडीशन थी, सहभाज्य संख्या में ये कंडीशन नहीं थी कि ये भी दोनों अभाज्य संख्या होनी चाहिए। कोई कुछ मतलब नहीं है कि यह अभाज्य होना हो, लेकिन यहां मतलब है, यहां दोनों अभाज्य हो, यहां कोई मतलब नहीं है दोनों अभाज्य है या नहीं है। यहां तो बस इस चीज से मतलब किसी भी कॉमन नंबर से ना कटे, एक कुछ छोड़ गए। पूर्णांक हमने अच्छे से पढ़ लिया है, पूर्णांक में हमने सब कुछ पढ़ लिया, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, जुड़वा भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, और ये सब पॉजिटिव इंटीजर मतलब धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, ये हमने पूर्णांक में सब कुछ पढ़ लिया। अब हम शुरू करते हैं अपना दशमलव, ठीक है। दशमलव हमारी 2 संख्या है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, चलो इनको भी पढ़ते हैं। देखो परिमेय और अपरिमेय संख्या पढ़ने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट सीख लो। देखो जैसे हम किसी संख्या को भाग देते हैं, उन्हें 10/3 को भाग दिया, ठीक है, हमारे आंसर आएगा 3.333 करके कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। अब दशमलव के बाद जिस भी संख्या की पुनरावृत्ति होती है ना, रिपीटेशन होता है, किसका हो रहा 3 का, तो मैं यहां में क्या लगा दूंगा, दशमलव के बाद 3 को ऊपर बार लगा देता हूं। जिस भी अंक की पुनरावृत्ति होती है ना, उस अंक को ऊपर मैं लगा देता बार, ठीक है। डिटेल में पढ़ेंगे उसमें बार कैसे लगाया जाता है, कैसे लगाता है, डेसिमल फ्रिक्शन वाले चैप्टर। बस अभी इतना सीख लो कि जिस भी अंक की पुनरावृत्ति होगी ना, उसको ऊपर बार लगा देंगे। ओके जी, अगली चीज, एक चीज और बताता, जैसे मान लो 4 दशमलव होता है 1 2 3 1 2 3, ये होता है किसकी पुनरावृत्ति हो रही है 1 2 3 की, तो मैं कैसे लिख देता 4.1 2 3 ऐसे लिख देता। अब मान लो दशमलव के बाद किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही, तो फिर हम बार नहीं लगाएंगे, बार हम वहीं लगाएंगे जहां पर दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति हो रही होगी। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी बार कहां लगाते हैं। अब हम पढ़ते हैं अपनी परिमेय और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिनको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, उनको हम सबको बोलते हैं परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या वो होती है जिनको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में ना लिख सके। यहां जो P और Q जो है ना, P और Q ये दोनों क्या है पूर्णांक, ये दशमलव में नहीं होनी चाहिए, ये दोनों क्या है पूर्णांक। और जो Q जो है ना, Q नॉट इज इक्वल टू 0 है, डेट मीन्स Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर Q 0 के बराबर होगा तो कंडीशन यही अनडिफाइंड बन जाएगी। ऐसी संख्या जिनको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख दें उनको हम बोलेगा परिमेय संख्या है, P और Q पूर्णांक होने चाहिए, ठीक है। और ऐसी संख्या जिनको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में न लिख सके उनको बोलेंगे हम अपरिमेय संख्या है। तुम बोलोगे सर ये तो कुछ समझ में नहीं बैठी बात, सुनो। अगर हमें किसी भी संख्या को पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखना है तो दशमलव के बाद अंकों में पुनरावृत्ति होनी चाहिए। जैसे 10/3 को हमने पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया, देखो पी वाई क्यू फॉर्म में है, लो जब दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति होनी चाहिए,
तभी इसे हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। मान लो अगर दशमलव के बाद अंकों में पुनरावृत्ति नहीं हो रही तो हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब ऐसी कौन सी संख्या है जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें? देखो जैसे ये है 13/3, क्या हो जाएगा 4.33, ये भी क्या है परिमेय संख्या। और क्या है परिमेय संख्या? देखो 11/5 ले लो, 2.2 ये क्या है परिमेय संख्या। 5 क्या है? 5 भी परिमेय संख्या है। क्यों? 5 के बटे में 1 कर लो। पूर्णांक भी क्या होता है हमारी परिमेय संख्या है। ठीक है, हो गया ना पी बाई क्यू की फॉर्म। ओके जी, इतना समझ में आ गया। देख लो 22/7 ये भी क्या है हमारी परिमेय संख्या। ठीक है, बहुत सारे कुछ भी लिख लो यार। -3/2 ये भी क्या है परिमेय संख्या। और ये भी इन सभी संख्या जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सके वो क्या है परिमेय संख्या। ठीक है, और ऐसी संख्या जिनको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सके उनको बोल दोगे अपरिमेय संख्या। जैसे मैं तुमसे बोलूं √3, यह क्या है अपरिमेय संख्या। अगर मैं √3 का मान लिखता हूँ, √3 का मान है 1.7302528286। ठीक है, कहीं पर कोई अंक रिपीट हो रहा, कोई सा अंक रिपीट हो रहा क्या? तुम क्या वो नहीं हो रहा। ठीक है, अगर अंक रिपीट नहीं हो रहा तुम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हो क्या? तुम क्या वो नहीं लिख सकते। तो √3 क्या है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जैसे पाई ले लो, पाई का मान लिख दो। पाई का मान है 3, 4, बहुत लंबा मान, कहीं तक भी ले जाओ, पाई का बहुत बड़ा मान होता कोई, लेकिन अंक रिपीट नहीं होंगे कहीं भी। ठीक है, तो अगर अंक रिपीट नहीं होंगे पी बाई की फॉर्म में लिख सकते हो क्या? आप क्या नहीं लिख सकते। दैट मीन्स पाई भी क्या है अपरिमेय संख्या। अब मैं तुमसे बोलूं सर √4 क्या है? √4 का मान क्या होता है 2। ये क्या संख्या 2 क्या है पूर्णांक। ये क्या संख्या परिमेय। ये परिमेय है अपरिमेय नहीं है, क्योंकि पूर्णांक देखो पूरा पूरा अंक आ गया। दैट मीन्स जो √ के अंदर संख्या होती है ना उनको हम बोलते हैं करणी। करणी इनको बोलते हैं करणी। दैट मीन्स ऐसी सभी करणियां जिनका हम पूरा पूरा मान नहीं निकाल सकते वो सभी के सभी होती हैं अपरिमेय संख्याएं। देखो जैसे √16 है, ये करणी है, इसका हम पूरा पूरा मान निकाल सकते 4। लेकिन √5 है, इसका हम पूरा पूरा मान नहीं निकाल सकते, इसका मान जो भी आगा दशमलव में आगा। दैट मीन्स तो ये क्या हो गई अपरिमेय संख्या। अर्थात ऐसी सभी करली जिनको हम पूरा पूरा मान नहीं निकाल सकते उनको सबको बोलेंगे अपरिमेय संख्या। जैसे √7 का पूरा मान नहीं निकाल सकते, √5 का नहीं निकाल सकते, √3 का नहीं निकाल सकते, √11 का निकाल सकते। ये सभी के सभी अपरिमेय संख्या, कितनी भी लिख दो। इसके अलावा सुनो, हमारे जितने भी गणितीय प्रतीक होते हैं ना, गणितीय प्रतीक बोल रहा हूं, चिन्ह नहीं, प्लस माइनस नहीं बोल रहा। गणितीय प्रतीक वो होते हैं जिनकी कुछ ना कुछ मैथमेटिकल वैल्यू हो, जिनका कुछ ना कुछ गणितीय मान हो। हमारे जितने भी गणितीय प्रतीक होते हैं वो सभी के सभी होते हैं अपरिमेय संख्या। फॉर एग्जाम्पल पाई का मान कितना होता है 3.14, ये भी क्या है अपरिमेय संख्या। ले लो स्मॉल जी, जिसे बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, इसका मान कितना होता है 9.8, ये भी क्या है अपरिमेय संख्या। ठीक है, और क्या ले लो एप्सिलॉन 0, ये भी पढ़ा होगा तुमने। कैपिटल जी गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक बोलते हैं इसे। दैट मीन्स हमारे जितने भी गणितीय प्रतीक होंगे ना सबके सबके होंगे अपरिमेय संख्या। मैंने तुम्हें एक चीज पढ़ाई थी ना, इधर लो, इधर लिख लो परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या मैंने तो परिमेय संख्या पी बाई क्यू फॉर्म में मैंने यहाँ पढ़ा था 22/7 एग्जाम्पल दिया था पीछे। ठीक है, और यहाँ पाई पढ़ाया था। देखो पाई का मान ही होता है ना 22/7। तो यहाँ तुम एक चीज समझे, वो चीज ये है कि पूरे मैथ में ओनली एक ही संख्या ऐसी है पाई जो परिमेय भी है और अपरिमेय भी। पूरे मैथ में एक ही वैल्यू पाई की ऐसी है। तुम कहोगे सर ये परिमेय क्यों है? भैया परिमेय इसलिए क्योंकि सर पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। देख लो सोल्व करोगे तो अंकों का रिपीटिशन होगा। तुम कहोगे सर फिर ये अपरिमेय संख्या क्यों है? अपरिमेय संख्या क्यों? क्योंकि यहाँ क्या बनना है गणितीय प्रतीक, सभी के सभी गणितीय प्रतीक क्या होते हैं अपरिमेय संख्या। अगर तुम पाई की वैल्यू लिखोगे यहाँ तो रिपीट नहीं होगी। ये 22/7 जो है ना पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अगर एग्जैक्ट वैल्यू लिखोगे तो रिपीट नहीं होगी। अगर अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख दोगे तो दशमलव के बाद रिपीटिशन शुरू हो जाएगा, पुनरावृत्ति शुरू हो जाएगी। समझ गए? और वो तुमसे क्वेश्चन है पूछ ले सर √ एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है। मैंने बोला कि जिस भी करली की पूरी पूरी वैल्यू ना निकल सके वो सबके सब क्या है अपरिमेय संख्या है। √1 की तो पूरी पूरी वैल्यू निकल जाएगी, एक की तो कितनी बार गुणा कर लो एक ही आएगा। तो ये कैसी संख्या हो गई परिमेय। अगर वो तुमसे क्वेश्चन ऐसा पूछ ले 4 तथा 5 के बीच की परिमेय संख्या बताओ,
तो इसको लो, हमारा एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को याद रखना, ए के प्लस बी अपॉन के प्लस 1। ठीक है, यहाँ ए की वैल्यू क्या है 4, बी की वैल्यू क्या है जी 5, अरे के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू कुछ भी रख दो, 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक। चलो के की जगह पहले 1 रख के चेक करो, रखो। ए की जगह क्या रख देंगे जी, ए की वैल्यू क्या है 4 गुणा के की वैल्यू पहले 1 से चेक करेंगे 1 प्लस बी की जगह क्या रख दो 5 बटे के की जगह 1 प्लस 1 कितना आ गया जी 4 एकम 4 प्लस 5 बटे 2 9 बटे 2। अब के की जगह क्या रख के चेक कर लो 2, लो जी 2 रख के चेक करो, 4 गुणा 2 प्लस 5 बटे 2 प्लस 1 कितना आ गया जी 8 प्लस के 5 बटे 3 बराबर 13 बटे 3। तुम क्या सर ऐसे तो हम अनंत तक चेक कर सकते हैं, बिल्कुल अनंत तक चेक कर सकते हो। तुम क्या सर इसका मतलब तो है 4 तथा 5 के बीच में जो परिमेय संख्या होगी वो अनंत होंगी, हाँ बिल्कुल अनंत ही होंगी। ठीक है, तो जो 9 बटे 2 जो आयो क्या है 4 और 5 के बीच में परिमेय संख्या, 13 बटे 3 क्या है ये भी 4 और 5 के बीच में परिमेय संख्या। तुम्हें क्वेश्चन ऐसा दिया और ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है के की वैल्यू रख रख के चेक करते रहिए और एक ना एक ऑप्शन में मिलेगा जरूर। और ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं देता, के की वैल्यू 1 पे आंसर आ जाए, 3 पे 4 पे मैक्सिमम 4 पे आंसर आ जाता है। ठीक है, कोई ना कोई सा ऑप्शन मैच करेगा। अब उस तुमसे पूछ ले 4 तथा 5 के बीच की अपरिमेय संख्या बताओ, परिमेय तो सीख ली अपरिमेय। देखो अपरिमेय संख्या निकालने का ना बहुत सारे टीचर फॉर्मूला बताते हैं, लेकिन फॉर्मूला फेल करता। फेल कैसा करता, फॉर्मूला है तुम्हारी वैल्यू निकल गई ऑप्शन में मिलेगी नहीं। लेकिन हम फॉर्मूले से मत पढ़ो, इसका एक मैं तरीका बता रहा हूं, तरीका सीख लो क्या है। या कभी भी तुमसे किसी दो संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्या पूछ लेना, तो सबसे पहले एक काम करो, जो है संख्या दी हुई ना सो अंडर रूट में लिख लो। अगर 4 को अंडर रूट में लिखूंगा से लिखूंगा 16, 5 को अंडर रूट में लिख लो, अगर मैं से अंडर रूट में लिखूंगा से लिखूंगा जी 25, 5 पंजे 25। ठीक है, अंडर रूट 16 अंडर रूट 25, इसके बीच की सभी संख्याएं लिख दो। 16 से अगली संख्या क्या है 17, फिर 18 19 20 21 22 23 24, सबको ऊपर रूट लगा लो। अब तुमसे कभी भी पूछ लेना 4 तथा 5 के बीच क्या परिमेय संख्या है, अंडर रूट 17 अंडर रूट 18 19 20 21, ये सारी की सारी क्या है 4 और 5 के बीच की अपरिमेय संख्या है, सारी की सारी है। कोई से ना कोई से एक ऑप्शन में दी होगी, टिक कर दियो। तुम क्या सर फॉर्मूला ही बता दो, फॉर्मूला क्या है, लो भाई फॉर्मूला भी सीख लो। फॉर्मूला ये है अंडर रूट ए बी। ठीक है, ए की जगह क्या है यहाँ भाई 4, बी की जगह क्या है यहाँ 5, लिखो लो 4 गुणा 5 बराबर 4 की गुणा 20 अंडर रूट 20 क्या है, पर अपरिमेय संख्या क्या गई 20, कहां है 20, ये रही 20 कहां है ये रही। इस वाले ट्रिक से तो हमारी सारी जितनी भी संख्या होंगी ना सब निकल कर आ गई, लेकिन फॉर्मूले से हमारी क्या निकल गई ओनली एक। अगर मान लो ऑप्शन में 20 लिख कर नहीं देता, 20 लिख कर देता 21, तुम तो फिर देखते यार फॉर्मूले से आंसर ही नहीं आ रहा। इसलिए कह रहा हूं तरीका सीख लो, फॉर्मूले पर डिपेंड मत रहो यहाँ। हाँ, जो परिमेय संख्या का फॉर्मूला याद करो। करते संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या को ना एक क्वेश्चन से समझते हैं। उन्होंने क्वेश्चन दिया इनमें से कौन सी संख्या संपूर्ण संख्या परफेक्ट नंबर है। ठीक है, ऑप्शन दे रखा 24 28 32 और 36। क्वेश्चन करने से पहले एक चीज समझो, मान लो हमने लिया 8 नहीं 6 लो यार, पहले दिक्कत हो जाएगी फिर। हमने के लिया 6 के गुणनखंड कर लो। 6 के गुणनखंड मीन ऐसी संख्याएं लिख लो जो 6 को काट सकती हो। पहली संख्या क्या हो गई 1, फिर क्या हो गई 2, फिर क्या हो गई 3, फिर क्या हो गई 6। ठीक है, अब जो गुणनखंड आए ना, इन गुणनखंडों कर लो योग, योग करोगे 1 2 3 3 और 3 6 6 12, क्या हो गया 12। ठीक है, तो जो गुणनखंडों का योग आया ना, इस संख्या का 6 का दुगुना आ रहा नहीं आ रहा, तुम क्या गुस्सा आ रहा, तो डेट में 6 कैसी होगी, एक परफेक्ट नंबर हो गई। 6 कैसी हो गई परफेक्ट नंबर। अर्थात परफेक्ट नंबर की परिभाषा यो है ऐसी संख्या जिसके गुणनखंडों का योग उस संख्या के दुगने के बराबर हो तो वो संख्या संपूर्ण संख्या होती। ऐसी संख्या जिसके गुणनखंडों का योग उस संख्या के दुगने के बराबर हो, देखो दुगने के बराबर है तो इस संख्या की हो गई परफेक्ट नंबर। आप देख लो, अब तुम चेक कर लो 8 पहले 8 लो, करो 8 को चेक। ठीक है,
8 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं? एक तो 8 खुद होगा, 4 होगा, 2 होगा, 1 होगा। इनका भी योग करो। योग क्या है? 8 4 12, 2 12 2 14, 1 15। क्या इस संख्या गुणनखंडों का योग जो आया 15 इस संख्या के दुगुने के बराबर आ रहा है क्या? तुम क्या को नहीं? दैट मीन्स 8 परफेक्ट नंबर नहीं है। परफेक्ट नंबर का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हमसे पूछा है इनमें से कौन सी परफेक्ट संख्या है। अब 1 बाई 1 चेक करो। सबसे पहले चेक करो जी 24 को। लो 24 से गुणनखंड देख लो कौन कौन हो सकते। एक तो 1 हो सकता, 2 हो सकते, 3 4 6 8 12 24। अब इन गुणनखंडों का योग कर लो। अगर मैं इनका योग करता तो योग करके आएगा 60। क्या इन गुणनखंडों का योग इस संख्या के दुगुने के बराबर आ रहा है क्या? दुगुने के बराबर आ रहा है। तुम क्या को नहीं? दैट मीन 24 परफेक्ट नंबर नहीं है। ओके जी, लो अगली संख्या पर चेक कर लो। तुम क्या होगा? सर मैं 36 पे चेक करना चाहता हूँ। 36 पे भी चेक कर लो यार। पहले से गुणनखंड लिखो। 36 से क्या हो सकते हैं? 1 हो सके, 2 3 4 6 9 12 18 36। अब इनको जोड़ दो। जोड़ के क्या होगा? 91। अब क्या जो उनका गुणनखंडों का योग जुड़ का है इस संख्या के दुगुने के बराबर आ रहा है? तुम क्या को नहीं? दैट मीन 36 परफेक्ट नंबर नहीं है। तो तुम क्या को? सर मैं 28 को चेक करता। ले भाई 28 को भी चेक करो। गुणनखंड लिखो। 1 2 4 7 14 और जी 28 भी तो होगा, खुद से भी तो कटेगी। अगर मैंने कहा योग करता, इनको योग आ गया 56। मैं तुमसे पूछूं कि जो 28 है जो गुणनखंडों का योग है क्या इस संख्या के दुगुने के बराबर आ रहा है? तुम क्या को सर आ रहा? दैट मींस 28 का है यहाँ परफेक्ट नंबर। या ऑप्शन कौन सा योग गया? सी। ठीक है, 32 को चेक करोगे 32 का भी योग बराबर नहीं आएगा। तुम कहोगे सर ये क्या बता दिया, इतनी बकवास सी चीज, कब तक गुणनखंड करेंगे बैठ कर? सारा टाइम तो ये खा जाएगा पेपर में। और एक गुणनखंड धोखे से ऊपर नीचे हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो तुम्हें एक ट्रिक और बताता है। ट्रिक का बस एक चीज याद रख लो, हमारी जो परफेक्ट नंबर होते हैं वो 4 होते हैं। 6 होता, 28 होता, 496 होता, 81 28 होता। बस ये होता है हमारे 4। मतलब 4 अंकों तक, जनरली 4 अंकों तक पूछता। बात की 5 6 वो इतनी बात की नहीं पूछता, ये 4 अंकों तक ही पूछता। ठीक है। अब जब भी तुमसे पूछे इनमें कौन सी संख्या परफेक्ट नंबर, इन चारों में से एक ने एक लिख कर दे देगा, उसे टिक मार दियो। जैसे यहाँ 28 लिख कर दिया था, या 6 लिख कर दे देगा, या 496 लिख कर दे देगा, या 81 28 लिख कर दे देगा। ठीक है, ये टेंशन भी खत्म। पूर्ण वर्ग संपूर्ण संख्या चेक करने का जो तरीका बताना वही याद रखना। इसके अलावा ही बहुत सारे तरीके बताते हैं, वो सब कंफ्यूज करने के लिए हैं कि प्रॉपर डिवाइजर निकाल लो, ऐसा कर लो। ये याद रखना बस जो मैंने बताया तरीका। देखो जो जो चीज बताई थी हमने सब कुछ पढ़ ली ना। सम्मिश्र संख्या ही बता दे, मतलब मिश्रित संख्या बता दे, वास्तविक बता दी, काल्पनिक बता दी, सम विषम भाज्य अभाज्य, धन पूर्णांक बता दिया, जीरो बता दे, ऋणात्मक पूर्णांक बता दिया, पूर्णांक बता दे, दशमलव बता दिया, परिमेय और अपरिमेय संख्या बता दी, ये प्राकृतिक संख्या बता दी, पूर्ण संख्या ये बता दी, संपूर्ण संख्या ये बता दी भी पढ़ाई। पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण घन संख्या अगले वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, पूर्ण वर्ग घन और वर्ग वाले चैप्टर में। मूलभूत अंक बता दे, व्युत्पन्न संख्या बता दी, सहभाज्य संख्या बता दी, टू इन प्राइम नंबर बता दिया। ठीक है। देखो अब जो हमारा क्वेश्चन गलत हो गया था ना वो पिछली क्लास में, उसे सीखो। देखो समझो, अगर हमें कोई क्वेश्चन दे दिया ना, जैसे पिछला क्वेश्चन था निम्नलिखित संख्या में से कौन सी संख्या अभाज्य है। अगर हमें अभाज्य संख्या निकालनी होगी ना तो हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, जैसा मैं मान लो यो देखना कि 241 अभाज्य है या नहीं है, तो हम क्या काम करेंगे 241 के ठीक बाद वाली हम संख्या देखते हैं जो किसी का वर्ग हो। ठीक है, इसके ठीक बाद कौन सी संख्या आएगी? देखो इसके ठीक बाद 256 है जो वर्ग है किसका? 16 का। ठीक है, इसका ठीक बात क्या है? 256 है जो वर्ग किसका जी? 16 का। अब हम क्या काम करेंगे, 16 से नीचे की जितनी भी अभाज्य संख्या है ना, जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, जैसे 13 11 7 5 3 2, 16 से नीचे की जितनी भी अभाज्य संख्या है ना, उन अभाज्य संख्याओं से 241 को काट काट के देख लेंगे। अगर मान लो किसी से कट गया तो यह क्या होगा? भाज्य। अगर मान लो किसी भी संख्या से नहीं कटा तो यह क्या होगी? हमारी अभाज्य। ठीक है, यह कंसेप्ट था उसका। अब मैंने कल तुम्हें क्या बताया था? मैंने कल तुम्हें यह बताया था कि कोई भी अगर संख्या हो तो हम देख ले तो उसका आसपास का वर्ग किससे है। ठीक है, और उसके बाद सारी संख्याओं चेक करते हैं। मैंने कल तुम्हें यह गलत बताया था कि सारी संख्याओं से चेक करते, सारी संख्याओं चेक करेंगे लंबा पड़ जाएगा।
लेकिन हमें चेक कैसे करना, उस संख्या से नीचे की सभी अभाज्य संख्याओं से चेक करना। ठीक है जी, सारी से भी चेक कर सकते हो, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है, तो हम किससे चेक करेंगे, ओनली अभाज्य से। सुनो, कल के क्वेश्चन में क्या हुआ था, जो मैंने कल का क्वेश्चन दिया था ना, उस क्वेश्चन में जो ऑप्शन नंबर 3 था ना 371, उसके 371 उसके जगह लिख लेना 317। बस वो जल्दी जल्दी पता नहीं चला, वो आगे पीछे एक हो गया, तो उसकी जगह लिख लेना 317। फिर उसे इसी कंसेप्ट से सोल्व करना। अगर 3 इसके आसपास देख लेना किसका वर्ग है, फिर उसके नीचे की सभी अभाज्य संख्या हो 317 को काट काट के देख लियो, कट गया तो ठीक, अगर ना कटा तो अभाज्य हो जाएगी। ओके जी, आज की क्लास पूरी। यार इतना जल्दी जल्दी पढ़ाने के बाद भी, मतलब जल्दी जल्दी मीन्स बिना टाइम वेस्ट करे पढ़ाने के बाद भी वीडियो बहुत लंबी बन जाती है। बात को पता चलता है, कुछ बच्चे वीडियो को देख के भाग जाएंगे, यार इतनी लंबी वीडियो कौन पढ़ेगा। लेकिन मेरी बात सुनो, मैं कोई सी भी चीज ऐसी नहीं छोड़ रहा हूं बीच में कि जिस टाइप का तुम्हारा क्वेश्चन ना बन रहा हो, कि पता चला मैंने तुम्हें पढ़ा दिया वैसे ऊपर ऊपर से बुक लेकर के बैठे, तुमसे क्वेश्चन ही सोल्व भी नहीं हो रहा। कम से कम ऐसा तो लेक्चर होना चाहिए, अगर तुम बुक से खुद सोल्व करो तो क्वेश्चन तो बनने चाहिए तुमसे। नंबर सिस्टम चैप्टर एक बार कंप्लीट होने दो, उसके बाद में तुम बुक से पढ़ना, सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुम कर पाओगे। ऐसा क्वेश्चन, हाँ 1-2% क्वेश्चन जो बचेंगे तुम नहीं कर पाओगे, दूसरी बात है। और एक बच्चे का मेरे पास कमेंट आया था कि सर आपने जो इकाई के अंक निकालने सिखाए थे, आपने इकाई का अंक सिर्फ फैक्टोरियल वाले तो निकालने नहीं सिखाए। तो मेरे भाई जो फैक्टोरियल वाले इकाई का अंक है वो ये टॉपिक एसएससी के जो टॉपिक मेंस का है, तो यहाँ एसएससी के मेंस के लिए क्लास नहीं चल रही यार। हाँ भाई, फिर भी तुम अगर लगता हो फैक्टोरियल वाले भी सीखने में, सिखा दूंगा तुम्हें फैक्टोरियल वाले भी, कोई बात नहीं, आगे सिखा दूंगा। जब नंबर सिस्टम की लास्ट क्लास होगी ना, विविध मिसलेनियस क्वेश्चन लेंगे, उसमें हम जो हमारे नहीं हुए उसमें सिखा दूंगा, ठीक है। लेकिन ये मेंस की क्लास नहीं चल रही यार, ये तो रेलवे ग्रुप डी, ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस एसआई, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, उनके लिए मैथ हो रहा है। मैं मेनली टारगेट ये कर रहा है कि तुम सबसे पहले मैथ की, मतलब मेरी वीडियो करने के बाद तुम सबसे पहले पढ़ो। सबसे पहले जो बिल्कुल बच्चा पहली बार मैथ सीख रहा, हाँ जिंदगी में सर मैं पहली बार पढ़ रहा, उसे करनी चाहिए एसडी यादव की बुक, ये रही मार्केट से ले लियो एसडी यादव, ठीक है, ये वाली बुक एसडी यादव की बुक, ये पढ़ लेना। एसडी यादव की बुक करने के 2 या 3 बार करने के बाद ना, उसके बाद तुम कर लेना आरएस अग्रवाल। शुरू में आरएस अग्रवाल मत करो, आरएस शुरू में अगर बच्चा आरएस अग्रवाल करेगा दिक्कत हो जाएगी, जो बच्चा पहली बार मैथ सीख रहा, ठीक है। जिस बच्चे ने पहले ही पढ़ रखा मैं तो वो कर सकता आरएस अग्रवाल। मेरी एडवाइस ये है कि सबसे पहले वीडियो पूरी देख लो, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, नंबर सिस्टम चैप्टर की पूरी वीडियो देख लो। पूरी वीडियो देखने के बाद नंबर सिस्टम चैप्टर की, उसके बाद आरएस अग्रवाल सॉरी एसडी यादव के बुक का नंबर सिस्टम का चैप्टर लो, वो चैप्टर लगाओ, क्वेश्चन होंगे। मान लो तुमसे 1-8% क्वेश्चन नहीं हुए तो मुझे कमेंट करो, मैं बताऊंगा आपको, ठीक। कमेंट जरूर करो यार, कमेंट करने से ये पता चलता है कि क्लास में क्या कमी चल रही और क्या भी सुधार की जरूरत है। ओके, धन्यवाद जी।